नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, भारत के भूगोल की जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की हम सीरीज चला रहे हैं उसका जो भाग 2 है उसको आज हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज का जो हमारा यह इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ का वीडियो है इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन भारत के भूगोल के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के सभी प्रश्न जो आपके होंगे इस वीडियो में आपको नदियों से रिलेटेड मिलेंगे, यानी कि भारत की नदियों से रिलेटेड होंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, और निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ववर्ती नदी का एग्जाम्पल है। पूर्ववर्ती नदी का एग्जाम्पल आपको बताना है। तो इसमें से सिंधु हो गई, सिंधु यहाँ पे है, सिंधु, ब्रह्मपुत्रा हो गई और सतलज, ये तीनों नदियाँ जो आपकी हैं ये पूर्ववर्ती नदियों का एग्जाम्पल है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पूर्ववर्ती नदियाँ ऐसी नदियाँ होती हैं जो है हिमालय के निर्माण से पहले से बहती आ रही हैं। तो इस प्रकार की नदियों को हम बोलते हैं पूर्ववर्ती नदियाँ। तो आप याद कर लीजिएगा, ऐसी नदियाँ जो हिमालय के निर्माण के पहले से बहती आ रही हैं उनको हम बोलते हैं पूर्ववर्ती नदियाँ। इन नदियों में आपको मिलेगी सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी और सतलज नदी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पूरा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल लिखा हुआ है। वे नदियाँ जो हिमालय निर्माण के पहले से बहती थीं तथा अपनी धाराओं की दिशा में उत्थित स्थलों जैसे पर्वतों को काट कर गॉर्ज बनाकर प्रवाहित होती हैं, इस प्रकार की नदियों को बोलते हैं पूर्ववर्ती नदियाँ। इनका एग्जाम्पल आपको मिलेगा सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज। इनके बारे में आपको याद रखना है। अब इन तीन नदियों के बारे में आइए बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंधु नदी की। तो सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो आपकी जो सिंधु नदी है इसका उद्गम होता है तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वत श्रेणी से। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके अलावा इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो इसकी सहायक नदियाँ हैं आपकी झेलम हो गई, चिनाब हो गई, रावी हो गई, सतलज हो गई, ब्यास हो गई। ये सभी आपकी सिंधु की सहायक नदियाँ हैं तथा सिंधु जो है आपकी पूर्ववर्ती नदी का एग्जाम्पल है और यह अरब की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। किस में? तो अरब की खाड़ी में जाकर गिर जाती है आपकी सिंधु नदी। वहीं अगर हम सतलज नदी की बात करें तो सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो तिब्बत स्थित राकस झील से। आप नोट डाउन कर लीजिएगा, तिब्बत में आपको मिलेगी राकस झील। तो तिब्बत में स्थित राकस झील से जो है आपका सतलज नदी का उद्गम होता है। तो यह पहला फैक्ट आपको याद रखना है। तथा सतलज नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो आप याद कर लीजिएगा, स्पीति, ब्यास, ये आपकी सहायक नदियाँ हैं सतलज की। इसके अलावा भाखड़ा नांगल बांध जो परियोजना है आपको मिलेगी सतलज नदी पर। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। वहीं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हम बात करेंगे आगे के स्लाइड में, पूरे डिटेल में हम आगे के स्लाइड में बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। अगला प्रश्न आपके सामने है, और निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है? सॉरी, पूर्वारोपित, यहाँ पे पूर्वारोपित नदी का एक उदाहरण आपको बताना है कौन सी नदी है। तो इसमें से पूर्वारोपित नदी का एग्जाम्पल आपके चंबल हो गई, स्वर्ण रेखा या सुवर्ण रेखा आप कह लीजिए इसको, हम सुवर्ण रेखा के नाम से भी जानते हैं, सुवर्ण रेखा कह लीजिए इसको। इसके अलावा आपकी हो गई सोन नदी। ये सभी आपकी पूर्वारोपित नदी का एग्जाम्पल है। तो इसके बारे में आपको याद रखना। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस प्रकार की नदियाँ जो होती हैं स्थल खंड के ढाल का अनुसरण नहीं करती। आप याद कर लीजिएगा, जो आपकी पूर्वारोपित नदियाँ होती हैं ये स्थल खंड के ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं। तो इस प्रकार की नदियों को हम बोलते हैं पूर्वारोपित नदी। इनमें आपको मिलेगी स्वर्ण रेखा या सुवर्ण रेखा, सोन नदी, चंबल, बनास। ये सभी आपकी किस प्रकार की नदियों का एग्जाम्पल है? तो ये सभी आपकी एग्जाम्पल हैं पूर्वारोपित नदियों का। तो इसके बारे में आइए और इसके बारे में यानी कि इन सभी नदियों के बारे में ये बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर्ण रेखा या सुवर्ण रेखा नदी के बारे में। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? सुवर्ण रेखा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सुवर्ण रेखा नदी का उद्गम आप नोट डाउन कर लीजिएगा, और इसका होता है आपका छोटा नागपुर के पठार से। आप नोट डाउन कर लीजिएगा, छोटा नागपुर के पठार से सुवर्ण रेखा नदी का उद्गम होता है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो कांची हो गई, आप नोट डाउन करते चलिएगा, कांची हो गई। इसके अलावा करकारी हो गई, करकारी, कांची हो गई, करकारी हो गई, रारू हो गई, रारू। ये सभी आपकी सहायक नदियाँ हैं सुवर्ण रेखा की। और सुवर्ण रेखा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो सुवर्ण रेखा नदी के तट पर आपको मिलेगा जमशेदपुर शहर जो है आपका सुवर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। इसके अलावा यह जो आपकी सुवर्ण रेखा नदी है यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है।
वहीं अगर हम सोन नदी की बात करें तो सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सोन नदी आपकी निकलती है अमरकंटक के पठार से। पहली चीज़ आपको याद रखनी है, अमरकंटक के पठार से, अमरकंटक के पठार से जो है आपकी सोन नदी निकलती है। तथा इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो रिहंद हो गई और कनहर, आप याद कर लीजिएगा, रिहंद और कनहर, ये आपकी सहायक नदियाँ हैं किसकी? तो आपकी सोन की। तथा यह जो सोन नदी है यह पटना के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, पटना के निकट गंगा नदी में जो है आपकी सोन नदी मिल जाती है, यानी कि गंगा की सहायक नदी आपकी सोन है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, पटना में यह गंगा से मिल जाती है। इसके बाद अगर हम चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो चंबल का उद्गम होता है विंध्य पर्वत से। कहाँ? तो विंध्य पर्वत से जो है आपका चंबल नदी का उद्गम होता है। तथा इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो काली सिंध हो गई, पार्वती हो गई, बनास हो गई, क्षिप्रा। काली सिंध एक ही में है, काली सिंध, पार्वती, बनास और क्षिप्रा, ये सभी आपकी चंबल की सहायक नदियां हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देख लेते हैं यहाँ पे, आइए। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है? तो इसमें से आपकी जो तीनों नदियां हैं, सिंधु नदी हो गई, सतलज नदी हो गई, ब्रह्मपुत्रा नदी हो गई, इन सभी का उद्गम जो है आपका तिब्बत के पठार से होता है, जो मैंने आपको अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस नदी को हम चंद्रभागा नदी के नाम से भी जानते हैं? आपको बताना है। तो चंद्रभागा के नाम से हम किसको जानते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चिनाब नदी को। जो आपकी चिनाब रिवर है, चिनाब नदी है, इसको हम चंद्रभागा के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन आपका जो बी यहाँ पे है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। आइए इन चारों नदियों के बारे में 1 बाय 1 करके बात कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये महत्वपूर्ण नदियाँ आपके एग्जाम के लिए हो सकती हैं। तो सबसे पहले ये बात करते हैं झेलम नदी की। तो झेलम नदी का उद्गम आप याद रखिएगा वेरीनाग झरने से होता है। कहाँ से? तो वेरीनाग झरने से जो आपकी झेलम नदी है वह निकलती है। तो पहली चीज़ आपको याद रखनी है, झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है। इसके अलावा इसकी सहायक नदियाँ आप याद कर लीजिएगा, किशन गंगा हो गई, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, किशन गंगा हो गई। इसके अलावा आपकी हो गई पोहरू, किशन गंगा हो गई, इसके अलावा पोहरू हो गई, और इसके अलावा नल्लाह सिंध, ये सभी आपकी झेलम की सहायक नदियां हैं। इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा यह जो नदी है वुलर झील से होकर बहती है, यानी कि आपकी जो झेलम नदी है यह वुलर झील से होकर बहती है तथा पाकिस्तान में जाकर यह चिनाब नदी से मिल जाती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, पाकिस्तान में यह चिनाब नदी से मिल जाती है। इस नदी पर यानी कि झेलम नदी पर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट परियोजनाएं हैं, आइए इनको देख लेते हैं। तो झेलम नदी पर आपको मिलेगी तुलबुल परियोजना। पहली परियोजना आपको याद रखनी है, जम्मू कश्मीर में जो तुलबुल परियोजना है और उरी परियोजनाएं हैं, ये सभी आपकी झेलम नदी पर ही स्थित हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। आइए दूसरी नदी के बारे में बात करते हैं। तो चेनाब रिवर इंपॉर्टेंट है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो चेनाब नदी का उद्गम आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और लाहौल क्षेत्र में बारालाचा दर्रे के निकट से। कहाँ से? तो लाहौल क्षेत्र में बारालाचा दर्रे के निकट से जो आपकी चेनाब नदी निकलती है। हिमाचल प्रदेश में इसे हम चंद्रभागा के नाम से जानते हैं, आप याद कर लीजिएगा। चेनाब रिवर को जो है हिमाचल प्रदेश में हम चंद्रभागा नदी के नाम से जानते हैं। चेनाब नदी जो है बारालाचा दर्रे के दोनों ओर से निकलने वाली चंद्र और भागा नामक नदियों के किलांग घाटी के निकट टांडी नामक स्थान पर मिलने से बनती है। तो फैक्ट आप याद रखिएगा, जो चेनाब नदी है, जो चेनाब रिवर है, यह बारालाचा दर्रे के दोनों ओर से निकलने वाली एक नदी आपकी चंद्र हो गई और एक नदी भागा हो गई। तो ये जो चंद्र और भागा नदियां हैं, ये नदियां किलांग घाटी के निकट टांडी में आपस में मिल जाती हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, और इसी को हम बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नदी। तो इसके बारे में आपको याद रखना, चेनाब का जो है हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से चेनाब को जाना जाता है। इसके बाद चेनाब रिवर पर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट परियोजनाएं हैं, आइए इनको देख लेते हैं। तो बगलिहार परियोजना आप याद कर लीजिएगा, चेनाब पे आपको मिलेगी। बगलिहार परियोजना जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा सलाल परियोजना भी आपकी जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा दुलहस्ती परियोजना भी आपकी जम्मू कश्मीर में है। तथा ये सभी परियोजनाएं आपकी कहाँ पर बनाई गई हैं? तो ये सभी परियोजनाएं आपकी बनाई गई है चेनाब रिवर पर, चेनाब नदी पर। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा यह जो चेनाब नदी है यह किसकी सहायक नदी है? तो यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, आप याद कर लीजिएगा।
जो चिनाब नदी है यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके बाद अगली नदी कौन सी एग्जाम्पल में थी, आपकी रावी नदी। इंपॉर्टेंट है। रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो रोहतांग दर्रे के निकट से जो है आपकी रावी नदी निकलती है। पहली चीज़ आपको याद रखनी है, हिमाचल प्रदेश में जो रोहतांग दर्रा स्थित है यहाँ इसी के निकट से जो है आपकी रावी नदी निकलती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सीउल हो गई, इसके अलावा आपकी बैरा हो गई। ये इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं जो आपकी रावी की सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद रावी जो है आपकी यह चेनाब नदी की सहायक है। और रावी की सहायक नदियाँ आपकी हो जाएंगी सीउल और बैरा। और रावी किसकी सहायक है, तो रावी जो आपकी चेनाब की सहायक नदी है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न आपसे यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। वहीं रावी नदी पर कौन सी परियोजना है, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, चमेरा परियोजना। आप नोट डाउन कर लीजिएगा यहाँ पे, चमेरा परियोजना। यह आपको मिलेगी कहाँ पर, तो रावी नदी पर मिलेगी आपको चमेरा परियोजना। इसके अलावा थीन परियोजना भी आपको मिलेगी रावी नदी पर। तो ये परियोजनाएं भी आपको याद रखनी है साथ में। इसके बाद ब्यास नदी की अगर हम बात करें तो रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से जो है इसका उद्गम होता है ब्यास नदी का। यह हरिके नामक स्थान पर सतलुज से मिल जाती है और यहीं पर जो है हरिके बैराज का भी निर्माण किया गया। यानी कि हरिके नामक स्थान पर जो है ब्यास नदी सतलुज नदी में मिल जाती है और इसी हरिके नामक स्थान पर जो है आपका हरिके बैराज का निर्माण किया गया है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तथा हरिके बैराज से ही इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किया गया है। तो इसके बारे में आपको याद रखना, भारत की जो सबसे लंबी नहर है, आप याद कर लीजिएगा, भारत की जो सबसे लंबी नहर है जिसका नाम इंदिरा गांधी नहर है, यह कहाँ से निकाली गई है, तो यह आपकी हरिके बैराज से ही निकाली गई है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा ब्यास नदी का जो प्रवाह है यह केवल भारत में है। तो इसके बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका क्या है, देख लेते हैं। यहाँ पे 4 नदियाँ जो एग्जाम्पल में आपके थी, 4 नदियाँ, इनको मैंने पूरे डिटेल में आपको बता दिया है। इसके बाद अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किन नदियों के मिलन स्थान पर हरिके बैराज स्थित है। तो मैंने आपको अभी बताया है ब्यास और सतलज। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मैंने आपको बताया था, और ब्यास नदी जो है जाकर सतलज नदी में मिल जाती है और यहीं पे जो है आपका हरिके बैराज स्थित है। तो ब्यास और सतलज आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। और इसे हरिके बैराज से ही आपकी इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के दाएं तट से मिलने वाली नदी है, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम गंगा नदी की बात करने जा रहे हैं, पूरे डिटेल में यहाँ पे हम गंगा नदी की बात करेंगे। तो गंगा नदी में दाएं तट से मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो गंगा में दाहिने से मिलने वाली नदियाँ आपको मिलेगी यमुना, सोन हो गई, आप याद कर लीजिएगा, यमुना, सोन हो गई, ये आपकी गंगा में दाएं तट से मिलती हैं। यमुना हो गई, सोन हो गई और टोन्स, ये तीनों नदियाँ जो है आपकी गंगा में दाएं तट से मिलने वाली। इसके अलावा कर्मनासा नदी भी, इसके अलावा जो है कर्मनासा भी आप याद कर लीजिएगा, कर्मनासा नदी भी गंगा में दाएं तट से मिलती है। यानी कि यमुना हो गई, टोन्स हो गई, सोन हो गई और कर्मनासा नदी हो गई, ये चारों नदियाँ आपकी गंगा नदी की में दाएं तट से मिलने वाली नदियाँ हैं। वहीं गंगा नदी में बाएं तट से मिलने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पूरा डिटेल लिखा हुआ है, बाएं तट से मिलने वाली नदियाँ। तो रामगंगा हो गई, गोमती हो गई, घाघरा हो गई, गंडक हो गई, बागमती हो गई, कोसी हो गई, महानंदा हो गई, ये सभी नदियाँ आपकी जो हैं बाएं तट से मिलने वाली नदियाँ हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ये सभी आपकी सहायक नदियाँ किसकी हैं, तो गंगा की सहायक नदियाँ हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है। यहाँ पे गंगा नदी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैंने यहाँ पे अपलोड किया हुआ है, इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। सॉरी, यहाँ पे फैक्ट बाद में आपको मिलेगा। यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए यहाँ पे कि कुछ स्थान है और यहाँ पे नदी का कौन कौन से नदियों का संगम होता है, इनको आपको देख लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो विष्णु प्रयाग में जो है आपका संगम होता है धौली गंगा और अलकनंदा का। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं धौली गंगा और अलकनंदा का जो आपका संगम होता है ये आपका कहाँ पर होता है, तो विष्णु प्रयाग में होता है। कर्णप्रयाग में संगम होता है पिंडार और अलकनंदा का। रुद्रप्रयाग में संगम होता है आपका मंदाकिनी और अलकनंदा का। और देवप्रयाग में आपका संगम होता है भागीरथी और अलकनंदा का। तो ये संगम वाले स्थान आपको याद रखने हैं, यहाँ से प्रश्न कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है। वही चीज़ यहाँ पे जो मैंने आपको बताई, यहाँ पे पिक्चर के फॉर्म में मैंने अपलोड की हुई है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे अलकनंदा नदी के तट पर आपको बद्रीनाथ का मंदिर मिलेगा।
मंदाकिनी नदी के तट पर आपको केदारनाथ का मंदिर मिलेगा। वही चीज़ जो मैंने आपको पीछे बताई वही चीज़ यहाँ पे फिगर के फॉर्म में है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का निर्माण है निम्न में से किस नदी पर किया गया, यानी कि नेशनल वाटरवे 1 का निर्माण यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि किस नदी पर किया गया है। तो आप याद कर लीजिएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का जो निर्माण है यह किया गया है आपका गंगा नदी पर। कहाँ पर? तो गंगा नदी पर जो है आपका किया गया है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का निर्माण। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इलाहाबाद से हल्दिया तक, आप याद कर लीजिएगा, इलाहाबाद से हल्दिया तक आपका राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है जो कि गंगा नदी पर ही बनाया गया है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली प्रश्न आपसे एग्जाम में यहाँ से पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा फेमस मंदिर अवस्थित है? तो मैंने आपको अभी बताया, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पिक्चर में, यहाँ पे पूरी पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बद्रीनाथ से होते हुए आपकी अलकनंदा नदी आ रही है। तो अलकनंदा नदी के तट पर आपका बद्रीनाथ का मंदिर है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये मंदाकिनी नदी है। तो मंदाकिनी नदी के तट पर आपको दिख पा रहा होगा ये केदारनाथ का मंदिर स्थित है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, यहाँ पर आपको गंगा नदी से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आइए बात कर लेते हैं। गंगा नदी की यहाँ पे कुल लंबाई लिखी गई है, कितनी है? तो गंगा नदी की कुल लंबाई आपको मिलेगी 2525 किलोमीटर तथा इसका मुहाना है बंगाल की खाड़ी में, कि गंगा नदी जो है आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। भारत की नदियों में सबसे बड़ा जो अपवाह तंत्र है वह गंगा नदी का है। एक चीज़ आप याद रखिएगा, 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिल गया था, इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2017 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गंगा और यमुना नदी को जीवित मानव का दर्जा दिया था। गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर आपको मिलेगा कानपुर, इंपॉर्टेंट है। गंगा नदी अपने प्रवाह क्रम में निम्न नामों से जानी जाती है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। यहाँ से जो भी फैक्ट मैंने यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं इनको कम से कम आप याद कर लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं गंगा नदी से रिलेटेड, क्योंकि गंगा नदी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नदी है हमारी। तो यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके बन सकते थे गंगा नदी से रिलेटेड उनको मैंने यहाँ पे अपलोड किया हुआ है। वीडियो को पॉज करके आप इसको एक बार इत्मीनान से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पूरे डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को हम दिहांग के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही है। ब्रह्मपुत्र नदी का बहुत सारा नाम है, इसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पूरी डिटेल यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है। सबसे पहले इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो तिब्बत में मानसरोवर के निकट से जो है चेम युंग डुंग नामक हिमनद से जो है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? सुबनसिरी हो गई, जिया हो गई, भरेली को हम कामेंग भी कहते हैं, तिस्ता हो गई, मानस हो गई, ये आपकी दाहिने से मिलने वाली नदियां हैं। इसके अलावा बाएं से कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं? तो दिबांग हो गई, लोहित हो गई, कापली हो गई, धनसिरी हो गई, ये सभी बाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं आपकी ब्रह्मपुत्रा की, तथा ये सभी आपकी सहायक नदियां हैं किसकी? तो ब्रह्मपुत्रा की। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यह जो आपकी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी आपकी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो आपका सादिया से धुबरी तक बनाया गया है यह ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बनाए गए थे। फैक्ट आपको याद रखना है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है आपका सादिया से धुबरी तक जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बनाया गया है। वहीं नेशनल वाटरवे 1 यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 आपका गंगा नदी पर बनाया गया था, इलाहाबाद से हल्दिया तक। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी के बहुत सारे नाम हैं। तो तिब्बत में जहाँ से इसका उद्गम होता है इसको हम वहाँ पे सांगपो कहते हैं। इसके बाद जब तिब्बत से ये भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश के रास्ते, तो अरुणाचल प्रदेश में इसको हम दिहांग कहते हैं। इसके अलावा जब अरुणाचल प्रदेश के बाद ये असम में प्रवेश करती है तो असम में इसको हम ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जमुना असम के बाद जब यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है, यानी कि उत्तर बांग्लादेश में जब यह पहुँचती है इसको हम जमुना कहते हैं। इसके अलावा मध्य बांग्लादेश में जब यह गंगा नदी से मिल जाती है तो इसको हम बोलते हैं पद्माक बोलते हैं। और जब यह दक्षिण बांग्लादेश पहुँचती है तो इसको हम मेघना के नाम से जानते हैं। ये सभी नाम आपके ब्रह्मपुत्र नदी के हैं, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। चलिए कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह किस नाम से
जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी कि जब बंगाल की खाड़ी में आपकी ब्रह्मपुत्र नदी गिरती है तो इसका क्या नाम रहता है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पूरा डिटेल मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस नदी को हम खूनी नदी के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। खूनी नदी के नाम से हम किस नदी को जानते हैं। तो इसमें से आपकी खूनी नदी कौन सी है भैया, तो इसमें से आपकी खूनी नदी हो जाएगी लोहित। तो आप याद कर लीजिएगा, लोहित को हम खूनी नदी के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित नदियों में से किस पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है। आपको बताना है कि जो धुआंधार जलप्रपात है किस नदी पर अवस्थित है, आपको बताना है उस नदी का नाम, इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है, धुआंधार जलप्रपात आपको मिलेगा नर्मदा नदी पर, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। नर्मदा नदी पर ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब ऑप्शन में आपके यहाँ पे 4 नदियाँ दी गई हैं, तो आइए इन चारों नदियों के बारे में पूरे डिटेल में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 4 नदियों के बारे में मैंने लिखा हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे हम ताप्ती या तापी रिवर के बारे में। तो यहाँ पे ताप्ती नदी का उद्गम आप यहाँ देखिएगा, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले का जो मुल्तई नामक स्थान है, यहीं से आपकी यह नदी निकलती है, ताप्ती नदी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तथा यह सतपुड़ा और अजंता श्रेणी के मध्य भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। तो यह नदी जो है आपकी भ्रंश घाटी का एग्जाम्पल, यानी कि भ्रंश घाटी से होकर बहती है और यह अरब सागर के खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा यह सतपुड़ा और अजंता श्रेणी के मध्य से होकर बहती है। यह जो नदी आपकी है एस्चुरी का निर्माण करती है, तो यह फैक्ट आपको याद रखना है। तथा यह अरब सागर में गिरती है। इसके बाद सूरत इसके तट पर स्थित है, यानी कि ताप्ती नदी के तट पर जो है सूरत शहर स्थित है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में यह पूछा जा सकता है। इसके बाद यह जो है कहाँ पर गिरती है, तो अरब सागर में जो है आपकी गिरती है। मैंने आपको बता दिया खंबात की खाड़ी, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नर्मदा नदी की अगर हम बात करें तो इसका उद्गम आपका अमरकंटक के पठार से होता है। पहली चीज़ आपको याद रखनी है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो अमरकंटक के पठार से होता है आपका नर्मदा नदी का उद्गम, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यह नदी भी आपकी भ्रंश घाटी से होकर बहती है विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के मध्य। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, आपकी ताप्ती नदी जो थी आपकी सतपुड़ा व अजंता श्रेणी के मध्य से होकर बहती थी, और आपकी जो नर्मदा नदी है यह विंध्य और सतपुड़ा पर्वत के मध्य से होकर बहती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद एस्चुरी का निर्माण करती है, अभी यानी कि नर्मदा और ताप्ती दोनों जो है भ्रंश घाटी की नदियां हैं, और ये दोनों नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं, और ये अरब सागर में बंगाल की मतलब अरब सागर की जो खंबात की खाड़ी उसी में जाकर आपकी गिर जाती है, मिल जाती है आपकी नर्मदा नदी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा नर्मदा नदी पर कौन सी इंपॉर्टेंट परियोजनाएं हैं, इनको आइए देख लेते हैं। तो नर्मदा नदी पर आपको मिलेगी सरदार सरोवर परियोजना, आप याद कर लीजिएगा। नर्मदा नदी पर आपकी कौन सी परियोजना बनाई गई है, तो नर्मदा नदी पर आपकी बनाई गई है सरदार सरोवर परियोजना। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है। अब प्रश्न क्या नदी है, यहाँ पे गोदावरी रिवर यहाँ पे ऑप्शन में थी, तो इसका उद्गम आपका होता है महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से आपकी गोदावरी नदी निकलती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से यह गोदावरी नदी आपकी निकलती है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। आपकी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है आपकी गोदावरी नदी। इसको हम दक्षिण की गंगा के नाम से भी जानते हैं। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो पेन गंगा वर्धा हो गई, पेन गंगा वर्धा, वेन गंगा इंद्रावती, प्राणहिता, सबरी, प्रवरा, मानेर, मंजीरा, ये सभी आपकी इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं किसकी, तो आपकी गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। तथा इसका जो उद्गम है आपको मिलेगा महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, नासिक जिले के निकट, यानी कि पश्चिमी घाट पर्वत में जो नासिक जिला है उसी के निकट जो त्र्यंबकेश्वर है, यहीं से आपकी यह नदी निकलती है गोदावरी। कृष्णा नदी की अगर हम बात करें तो इसका उद्गम आपका होता है महाबलेश्वर के निकट से महाराष्ट्र में, और बंगाल की खाड़ी में यह गिरती है और डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। जो आपकी कृष्णा नदी है कहाँ पर गिरती है, तो कृष्णा आपकी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर गिरती है, तो यह नदी आपकी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसके अलावा इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो कोयना हो गई, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, इसके अलावा माल प्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, ये सभी इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ किसकी हैं, तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। इसके अलावा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के मध्य जो है जल का विवाद है, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। इसके अलावा
कृष्णा नदी पर कौन सी इंपॉर्टेंट परियोजना बनाई गई है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि कृष्णा नदी पर कौन सी इंपॉर्टेंट परियोजनाएं बनाई गई हैं। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पे आप देख लीजिए, प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी? तो ये अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ यहाँ पे हैं, नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, पेरियार, मांडवी, जुआरी, ये सभी आपकी अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कौन कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं? तो सुवर्ण रेखा हो गई, वैतरणी हो गई, ब्राह्मणी हो गई, गोदावरी हो गई, कावेरी हो गई, महानदी, कृष्णा, ये सभी आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं तथा ये सभी नदियाँ जो आपकी हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का एग्जाम्पल है। इसके बाद प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मैंने आपको अभी बताया था, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी आपकी है गोदावरी नदी, यानी कि ऑप्शन आपका ये यहाँ पे बिल्कुल सही है, गोदावरी नदी। भारत की उस नदी का आपको नाम बताना है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इंपॉर्टेंट है। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, माही नदी। जो माही नदी है यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। माही नदी जो है आपकी कर्क रेखा को 2 बार आपस में काटती है। तो इस प्रकार से दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रश्न आपके नदियों से बन सकते थे और भारत की, इनको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इस सीरीज़ का अगला भाग हम जल्दी अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।